हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 4 जनवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 है उसके तहत उसका मसौदा रूल जो है जारी किया गया है, जिस पर लोगों को अपनी राय देना है और वो 18 फरवरी तक रखा गया है। इसकी जो सबसे खास बात है, ये जो डेटा है आपकी डेटा हैंडलिंग, उसके लिए मजबूत प्रावधान करता है। सरकार या उसके द्वारा नामित संस्थाओं को मजबूत शक्ति देता है डिजिटल डेटा को हैंडलिंग करने को लेके। तो इसको समझेंगे क्या मामला है, क्या कहता है, उनके संक्षिप्त में क्या क्या बातें की गई है। दूसरा है रूस के द्वारा जो है, रूस से होकर जो रूसी गैस यूक्रेन से होकर जो यूरोप, खासतौर से पूर्वी यूरोप और उत्तरी यूरोप को जा रही थी, वो 1 जनवरी 2025 से बंद हो गई है। ये एक समझौता था यूक्रेन के साथ, रूस के साथ, जो रूसी गैस यूक्रेन होके जा रही थी। 2020 में ये समझौता किया गया था, हालांकि 40 साल पहले से जा रही थी। वह समझौता फिर से रिवाइव न होने के कारण बंद हो गया है। तो इस पूरे मुद्दे को समझेंगे कि रूस यूक्रेन में रूस के गैस की आपूर्ति न होने से यूक्रेन को क्या समस्याएं हैं, किन देशों की समस्याएं हैं, आदि आदि। तीसरा है भारत सरकार द्वारा जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC जिसे कहा जाता है, उसके प्रति अपने दायित्व के लिए हर 2 साल में एक बाइनियल जो है अपडेटेड रिपोर्ट या द्विवर्षीय अपडेटेड अद्यतन रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। उसी की चौथी रिपोर्ट BUR-4 को जो है दिया गया है, और इसमें भारत ने अपने जलवायु दायित्व के प्रति विभिन्न सारे पहलुओं को बताया है। ठीक है, तो उसको हम पूरे इस तरह में समझेंगे। चलिए पहले देखते हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम मसौदा। ये 2000 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत उसके रूल्स यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 को उसके मसौदा को सरकार द्वारा जो है जारी कर दिया गया है। इसमें व्यक्तिगत डेटा को कैसे संरक्षित किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किया जाएगा, सीमा पार व्यक्तिगत डेटा का, किन व्यक्तिगत डेटा को सीमा पार ले जाया जाएगा, किन नहीं ले जाया जाएगा, अवयस्कों के व्यक्तिगत डेटा का क्या होगा, कितने समय तक व्यक्तिगत डेटा को कोई कंपनी या कोई संस्था रख सकती है, कितने समय बाद उसे डिलीट किया जाना पड़ेगा, उस व्यक्तिगत डेटा के मालिक के प्रति जो संस्था व्यक्तिगत डेटा को रखती है वो क्या उनके प्रति दायित्व है, इन सारे पहलुओं को इसमें बताया गया है। और इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डिजिटल टेक कंपनियों को या बड़ी टेक कंपनियों को चिंता पहुंचा सकती हैं, खासतौर से जो अमेजन है, मेटा है, गूगल है। इन कंपनियों को निश्चित रूप से इससे परेशानी होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन पर एक अतिरिक्त दायित्व डालेगा जो उनका मानना है कि कहीं ना कहीं उनके कार्य में उन्हें दिक्कत उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन है वो ये है कि डेटा हैंडलिंग पर मजबूत नियंत्रण सरकार ने अपना बनाने की कोशिश की है। इससे एक मुद्दा और आ जाता है कि कहीं ना कहीं इससे लोगों की डेटा जो है प्राइवेसी का मुद्दा एक उठेगा, उस पहलू को भी हम इसमें देखते हैं। पहले देखते हैं कि इस मसौदे में क्या है, तो उसके पहले चर्चा में क्यों है। तो देखिए, भारत सरकार ने 3 जनवरी को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के तहत मसौदा नियम जारी किए हैं। अब ये ड्राफ्ट रूल्स है, ये ड्राफ्ट रूल जो जारी किए गए हैं ये महत्वपूर्ण डेटा शासन व्यवस्था के लिए लाए गए हैं, लेकिन ये 18 फरवरी तक रखे जाएंगे। इस पे आम लोग, हम आप या जो भी जिसको भी समस्या रहेगी वो अपनी बातें इस पे रख सकता है, अपने विचार रख सकता है, और उसके बाद इसके विचारों के बाद एक नया फुल और फाइनल जो है रूल्स लागू किए जाएंगे। देखिए, सरकार ने व्यक्तिगत डेटा को के संरक्षण को लेकर उसके लिए एक बेहतर डेटा कानून बनाने के लिए, डेटा गवर्नेंस के लिए एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लाया है, जो कि 2019 से लंबी चली प्रक्रिया के बाद लाया गया था। और वर्तमान में जब कहा जाता है कि डेटा इज अ न्यू ऑयल और डेटा को
तेल तेल समझ रहे, ऑयल पेट्रोलियम के समान महत्व दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके गवर्नेंस को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर जो विभिन्न पहलू हैं, उसके लिए आवश्यक था कि हमारे पास एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो, तो उसको लेकर सरकार ने लाया है। अब उस एक्ट से को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके लिए रूल्स के लिए भी सरकार ने ये मसौदा रूल जारी किया है, और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो अगर एक्टिव होते हैं तो वो डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाले होंगे। देखिए इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, जैसे सीमा पार डेटा प्रवाह को लेकर नियम बनाए गए हैं। बच्चों के डेटा या 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं उनके डेटा को संसाधित करना है या प्रोसेस करने में माता पिता की क्या जिम्मेदारी या उनकी सहमति लेने की जरूरत है। डेटा फिड्यूशियरी जो है इस एक्ट के तहत है कि वो वैसी संस्थाएं या वैसे संगठन जो लोगों के डेटा को स्टोर करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं, उनको डेटा फिड्यूशियरी कहा गया है। जैसे जो जैसे हम गूगल पे आपको पढ़ा रहे हैं, गूगल पे आपका अकाउंट होगा, फेसबुक पे आपका अकाउंट होगा, यूट्यूब पे आपका अकाउंट होगा, और भी अमेजन पे आपको खरीदारी कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे खरीदारी, तो जो बहुत सारी कंपनियां आपसे डेटा लेती, कोई बैंक आपसे डेटा लिया होगा, तो वो जो स्टोरेज करने वाली संस्थाएं हैं, उन डेटा को जो प्रोसेस करने वाली संस्थाएं हैं, उनको फिड्यूशियरी कहा जाता है। उनके लिए नए दायित्व लाए गए हैं, क्योंकि इसके जरिए सरकार मजबूत डेटा शासन को, प्रशासन गवर्नेंस को लाना चाहती है। क्यों लाना चाहती है? क्योंकि वर्तमान समय में डेटा जो है बहुत महत्वपूर्ण, डिजिटल डेटा मतलब लोगों से जुड़ी हुई बहुत सारी सूचनाएं, जैसे आप कैसे क्या खरीदते हैं, आपके बारे में क्या एज ग्रुप है, आप कैसे फैसले लेते हैं, इन सब के जरिए एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी पैमाने पर डेटा की ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत सारे कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट के लिए भी इन डेटा की प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिन्हें डेटा माइनिंग कहा जाता है। और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है बिजनेस के लिए। इसी के जरिए जो है इन कंपनियों की आय का बहुत बड़ा स्रोत होता है, लेकिन इनमें कई सारी चुनौतियां भी आती है कि जो हमारा डेटा है वो आखिर में, वो जैसे हमारा डेटा यानी व्यक्तिगत डेटा है, भारत में जनरेट होने वाला डेटा है, कोई कंपनी दूसरे की है, तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाएगा? उस डेटा को देश के सीमा के बाहर ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता है, कौन से डेटा को ले जाया जा सकता है, कौन से डेटा को नहीं ले जाया जा सकता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस एक्ट के जरिए और उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स लाया गया उसके जरिए कैटर करने की कोशिश की गई है। जैसे इसमें यह है कि डेटा के स्थानीयकरण पर बल दिया गया है। डेटा का स्थानीयकरण देखा जाए तो वो व्यवस्था होती है जिसमें लोगों के जो डेटा होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, आंकड़े होते हैं डिजिटल आधार पे, जो विभिन्न सारे प्लेटफॉर्म्स या उपयोग बैंक्स या और कोई भी जो हमसे डेटा, हमारा डेटा या हमसे जो खरीदते हैं, जो देखते हैं, जो पहनते हैं, जो खरीदते हैं, इन सब से जो हमें डेटा मिलता है, वो डेटा का प्रबंधन हमारे सीमाओं में ही रहे, वो सीमाओं से बाहर नहीं जाए, उसको बोलते हैं डेटा का स्थानीयकरण या डेटा लोकलाइजेशन। वो व्यवस्था को देखा जाए कि अभी ये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2025 के मसौदे का जो है मुख्य बिंदु यही है कि सीमा पार डेटा प्रवाह पर सरकार का नियंत्रण होगा, और इन उपायों का जो उद्देश्य है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ ये एलाइनेटेड है या संरेखित है कि संवेदनशील डेटा को विदेशों में संभावित उसका दुरुपयोग या शोषण से बचाना है। देखिए इसके तहत जो है, इसमें केंद्र सरकार व्यक्तिगत डेटा के प्रकार को निर्दिष्ट करेगी कि किन व्यक्तिगत डेटा के कौन से ले जाए जा सकने वाले डेटा हैं जिन्हें आप सीमा पार ले जा सकते हैं, और कौन से डेटा है जिन्हें आप सीमा पार नहीं ले जा सकते हैं। और उसके लिए महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी यानी जो डेटा फिड्यूशरी हैं, अभी जैसे मैंने बताया, वो संस्थाएं जो डेटा को अपने पास इकट्ठा रखती हैं, उनको संसाधित करती हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट घोषित कर दी जाएगी, इसके लिए एक समिति बनेगी। उनके लिए ये रहता है कि वो इस प्रतिबंध के अधीन कि इस तरह के व्यक्तिगत डेटा और इसके प्रवाह से संबंधित ट्रैफिक डेटा को भारत के क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, वो इसके अधीन होंगे। और एक जो समिति गठित होगी वो निर्धारण करेगी कौन से डेटा को ये महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी अपने यहाँ पे भारत के अंदर रखेंगे और किस डेटा को इनको भारत के बाहर ले जाने की अनुमति होगी। देखिए, डेटा फिड्यूशरी वह कंपनियां और संस्थाएं हैं जो व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं और संसाधित करती हैं, और महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी का निर्धारण उनके द्वारा संसाधित किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा की मात्रा, संवेदनशीलता और भारत की संप्रभुता, अखंडता, चुनावी लोकतंत्र, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर
उन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि किन संस्थाओं को महत्वपूर्ण फिड्यूसरी किया जाएगा, और फिर उनके द्वारा जो डेटा होगा उनमें निर्धारित किया जाएगा, समिति निर्धारित की, अच्छा ठीक है आप इस डेटा को ले जा सकते हैं, व्हाइट लेबल डेटा होगा आप ले जा सकते हैं, जो ब्लॉक डेटा होगा वो आप भारत के अंदर ही इनको रखना पड़ेगा। ऐसे में ये जो मेटा है, चाहे मेटा, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन सहित प्रमुख जो टेक कंपनियां हैं, इनको महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी होगा, क्योंकि ये जितने बड़े पैमाने पर भारत के लोगों के डेटा से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी में आएंगी, जिनके कारण इन पर कुछ न कुछ प्रतिबंध या इनको डेटा को सेग्रीगेट करने का या उनके लेकर प्रतिबंध लेने को आएगा, और जिसको लेकर ये चिंतित भी हैं। और इनकी चिंता के ही कारण डेटा स्थानीयकरण को लेकर जब ये एक्ट लाया गया था, अधिनियम 2023, तो उसमें छोड़ दिया गया था। एक्ट में डेटा लोकलाइजेशन की बात हालांकि पहले सरकार कर रही थी, लेकिन विरोध के बाद छोड़ दिया गया था। अब उसे ये रूल्स के जरिए सरकार जो है उसको कर रही है कि समिति निर्धारित करेगी कि किस डेटा को ले जाया जा सकता है, किस डेटा को नहीं ले जाया जा सकता है। तो ऐसे में एक तरह से यह अपने क्षेत्र के सीमाओं के भीतर ही डेटा को रखने पर महत्वपूर्ण बल दे रही है। क्योंकि देखिए, आपका डेटा, जैसे भारत में आप देखते होंगे कि बहुत सारे देश हमारे में इंटरेस्टेड हैं। क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जो धीरे धीरे विकसित हो रही है, विकासशील है और विकसित देशों की तरफ वो बढ़ रही है। ऐसे में हम कैसे सोचते हैं, हम क्या पसंद करते हैं, हम कौन सा प्रोडक्ट पसंद कर सकते हैं, हमारी कौन सी समस्या है, हम किन समस्याओं से किस तरीके से उभरना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी होती है। डेटा, कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्रोडक्ट किस लिए होता है? आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए होता है, या आपको कुछ बेहतर चीज़ें देने के लिए होती है। इसलिए डेटा तो या आंकड़े, रिसर्च ज़रूरत होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आपको व्यक्तिगत, यानी हर इंसान की अपनी ज़रूरतों के अनुसार डेटा देने, प्रोडक्ट देने के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोगों से ज़्यादा सूचनाओं को इकट्ठा किया जाए। लेकिन एक समस्या ये होती है कि ऐसे में बहुत सारी डिजिटल कंपनियां जो मल्टीनेशनल हैं, एक से ज़्यादा देशों में वो इकट्ठा करती हैं। आप हमारे डेटा को ले रहे हो, चलो प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करो, सब कुछ करो, लेकिन आप इसका इस्तेमाल ऐसा होगा कि लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए, चुनावों को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाएगा। हमारे उसका इस्तेमाल हमारी सुरक्षा के लिए नहीं किया जाएगा, या हमारे लोगों की अंदर जो है विद्वेष फैलाने के लिए नहीं कहा जाएगा, या हमारे लोगों की गोपनीयता भंग करने के लिए नहीं किया जाएगा। ये सारी पहलू भी इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, पहले ये सारी उतनी चीजें नहीं थी, लेकिन अब व्यक्तिगत डिजिटल डेटा के साथ ये समस्याएं जुड़ जाती हैं। ऐसे में ये एक स्थानीयकरण का मुद्दा ये बना रहता है। साथ ही साथ इसमें स्वतंत्र डेटा सुरक्षा बोर्ड भी स्थापित की जाएगी। एक चयन समिति होगी और एक अपॉइंटमेंट समिति होगी, जिसके अध्यक्ष और सदस्य बनाए जाएंगे, एक्ट के तहत ही है। उसके सामने ये इनको जो डेटा फिड्यूसरी हैं, उनको ये महत्वपूर्ण जो डेटा है उनका क्या सुरक्षा प्रभाव है डेटा को लेकर, उसके आकलन को इनके सामने स्थापित किया जाएगा। ये जो डेटा स्वतंत्र डेटा सुरक्षा बोर्ड बनेगा, ये ऑनलाइन माध्यम से काम करेगा, दूरस्थ स्तर पे भी इनके यहाँ अपील की जाएगी, और ये डेटा उल्लंघनों की जांच करेगा, दंड लगाने का या अनुपालन सुनिश्चित करने का काम करेगा। यानी एक तरह से ये नियामकी भूमिका पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के रूप में ये स्थापित करेगा। एक और मुद्दा है कि जो अवयस्क हैं, 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, उनके भी डिजिटल डेटा आपके पास है, उसके लेकर क्या है? तो यहाँ पे दो तरह के डेटा को, यहाँ पे इस रूल्स के द्वारा जो अवयस्क लोग हैं उनके जो डेटा है, डिजिटल डेटा को, उनको दो तरह से, एक तो ऐसे डेटा है जो उनके एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अन्य उनको वेलफेयर आदि के लिए प्रदान करने वाली संस्थाएं भी अपने पास रखती हैं। जैसे स्कूल हो गया, हेल्थ एजुकेशन संस्था हो गई, या कोई वेलफेयर संस्थान हो गई, वो अपने पास डेटा रखती है। उनको इससे छूट दी गई है कि इन पर ये वयस्कों से या उनके माता पिता से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी और तरह के जो है, उनको 18 वर्ष से कम आयु के अगर किसी व्यक्ति का डेटा कोई डिजिटल फिड्यूसरी रखती है, तो उसे उसके माता पिता से परमिशन लेना पड़ेगा कि वो इसकी प्रोसेसिंग कर सकती है या नहीं कर सकती है। और उसके लिए जो सरकार द्वारा जारी पहचान होगा, डिजिलॉकर या अन्य पहचान सेवाएं होंगी, उनके जरिए उस अवयस्क की पहचान करनी पड़ेगी और उसके माता पिता की भी पहचान करनी पड़ेगी। तो ये एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं कंपनियों को पर एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा अपनी कार्रवाई को करने को लेकर। लेकिन फिर भी ये सरकार ने अवयस्कों के डेटा को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यह पहल की है।
इसमें प्रबंधकों के लिए भी ये है, जो डेटा किस डेटा को प्रोसेसिंग देने के लिए क्या सहमति देना चाहिए नहीं चाहना चाहिए, उनके लिए भी है कि कम से कम वो न्यूनतम 12 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति के रूप में हो। अरे गरे ऐसा ना हो कि जो डेटा प्रोसेसिंग को लेकर वो पहल देना शुरू कर दें। डेटा के उल्लंघन के संदर्भ में डेटा फिड्यूसरी का दायित्व है कि अगर कोई डेटा ब्रीच हो रहा है, डेटा उल्लंघन हो रहा है, तो प्रभावित व्यक्तियों को बिना देरी क्या उल्लंघन के बारे में विवरण देना चाहिए, उसके द्वारा क्या किया गया है, उसके बारे में कहां डेटा ब्रीच हुआ है, किस तरह से हुआ है, उनके द्वारा उस डेटा सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है, ये सारी चीजें जिसका डेटा है, डेटा प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, उसे आपको बताना पड़ेगा। और अगर डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं तो उन पर डेटा फिड्यूसरी पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, अगर उन्होंने डेटा उल्लंघन के संदर्भ में जो उनकी दायित्व है उसको अगर वो नहीं माने। इसमें डेटा फिड्यूसरी यानी वो जो व्यक्तिगत डेटा को कलेक्ट करता है या प्रोसेस करता है, और डेटा प्रिंसिपल यानी जिनके व्यक्तिगत डेटा को हम ये डेटा फिड्यूसरी रखता है या प्रोसेस करता है, उनके प्रति क्या दायित्व है। तो इसमें कहा गया है कि डेटा फिड्यूसरी को, डेटा प्रिंसिपल को उनके डेटा को प्रोसेस करने से पहले एक स्पष्ट, स्वतंत्र और समझने योग्य नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपकी डेटा ये है, इसे हम प्रोसेस करके कुछ अपने जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और इसमें व्यक्तिगत डेटा की क्या, कौन सी डेटा है, किसको किस तरह से किस उद्देश्य के लिए प्रोसेस किया जाएगा, ये सारी बताया जाएगा कि इसमें कौन सी ऐसी प्रोसेसिंग द्वारा सक्षम वस्तुओं सेवाओं उपयोग को किस स्तर पे मदद मिलेगा। ये सारे प्रोसेस के साथ आपको एक नोटिस मिलेगा जिसका डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि 3 साल, ऐसा डेटा जो 3 साल बीत जाए और जिसकी कोई उपयोगिता नहीं हो, उस डेटा को डिलीट करना भी कभी इसमें सुझाव दिया गया है। लेकिन डेटा फिड्यूसरी द्वारा ऐसे डेटा को डिलीट करने से पहले जिसका डेटा है उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपके इतने डेटा यहां पड़े हुए जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, अब वो आप बताओगे कि आप डिलीट करो या ना करने दो। तो ये सारी चीजें की गई है जिससे कहीं ना कहीं डेटा का जो समस्या है, डेटा की सुरक्षा को जो है उसमें महत्व उसको दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे कुछ चुनौतियां आएंगी। चुनौतियां ये आएंगी कि एक तो डेटा स्थानीयकरण को लेकर जो बिग टेक कंपनियां हैं जिनका विरोध था, जिसको लेकर एक्ट में तो छोड़ दिया गया लेकिन रूल्स में उसे ला दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक काम करना, जैसे कुछ कहते हैं कि मेटा वालों का कहना है और वालों का कहना है कि इस तरह से काम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो खैर अब वो जब होगा तब देखा जाएगा। दूसरा मुद्दा ये आएगा कि जो सरकार का नियंत्रण है डिजिटल डेटा को लेकर, और जो लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा जो है प्राइवेसी वाला मुद्दा है, जो कि ऑब्वियस है, मूल अधिकार है, इन दोनों की टकराव का पहलू आएगा, वो भी एक चुनौती का मुद्दा है। और तीसरा है कि जो बच्चों के और के डेटा के लिए माता पिता की सहमति और उसको जो सत्यापित करने की प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन है, मुश्किल है, और निश्चित रूप से टेक कंपनियों पर एक्स्ट्रा बर्डन डालेगी। तो इसको लेकर भी एक मुद्दे बनेंगे। अभी क्या बनेंगे, निश्चित रूप से विरोध शुरू हो गया है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जो इस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, और जिनको लेकर कहीं ना कहीं समस्याएं आगे आएंगी, और उसका निवारण क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आगे देखेंगे। आगे मतलब जब आएंगी तब। दूसरा समाचार है कि यूक्रेन के रास्ते यूरोप को गैस की आपूर्ति जो है बंद हो गई है। देखिए, रूस यूरोप का एक प्रमुख गैस सप्लायर रहा है। अगर देखा जाए कि यूक्रेन युद्ध के पहले रूस के द्वारा जो भी यूरोप की गैस आयात किया जाता था यूरोप के द्वारा, उसका 35% रूस से जाता था। देखिए, यूरोप में सर्दियां बहुत पड़ती है, और सर्दियों में पड़ने में घर को गर्म करने से लेकर बहुत ज़्यादा उपयोग, और जैसे जैसे जो कार्बन दायित्व कम करने की जिम्मेदारी आई, या आप कह सकते हो कि ग्रीन जिम्मेदारी आई, उन पर ग्रीन दायित्व आया, वैसे वैसे वो लोग कोयले के जरिए गैस पे जाना शुरू किए। तो गैस की उत्पादन यूरोप में ज्यादा है, और उसका 35% रूस से जाता था। हालांकि अब वो घट के सिर्फ 8% रह गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी इतना युद्ध दुनिया पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, सब कुछ किया, लेकिन रूस से वो गैस लेते रहे थे, क्योंकि उनके लिए, कई सारे देशों के लिए जो है जीवन, अपने लोगों को ठंड से बचाना या अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रूस का गैस बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन देखा जाए तो यूक्रेन के युद्ध के पहले 3 प्रमुख लाइनें थी, जो 3 बल्कि 4 प्रमुख लाइनें थी जिनके होकर यूरोप से, रूस से यूरोप को गैस जाता था। 2 गैस लाइन तो जो जर्मनी को सप्लाई करती थी उत्तरी यूरोप को लेकर और पश्चिमी यूरोप को लेकर, वो तो पहले से ही बंद हो गई थी।
एक लाइन, दो लाइनें चल रही थी, एक लाइन यूक्रेन होके जा रही थी और एक लाइन जो है नीचे बाल्टिक सागर होके जा रही है। तो बाल्टिक सागर ब्लैक सी होके जा रही, तो ब्लैक सी वाली तो अभी चल रही है, लेकिन जो यूक्रेन होके लाइन जा रही थी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और मोल्डोवा को विशेष रूप से जाता था, उसका सप्लाई जो है, रूसी गैस सप्लाई 1 जनवरी 2025 से बंद हो गया, क्योंकि जो 5 साल का समझौता 2025 में हुआ था वो समाप्त हो गया और उस पे रूस और यूक्रेन के बीच जो है गतिरोध के कारण वो पूरा जो है नवीनीकृत नहीं हो पाया। तो आइए इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, क्या मामला कैसे है। देखिए, 40 वर्षों से अधिक समय से यूक्रेन के माध्यम से यूरोप को भेजी जा रही रूसी गैस की आपूर्ति 1 जनवरी 2025 से बंद हो गई है। और इसके बंद होने के पीछे क्या है कि 5 साल पुराने एक पारगमन समझौता हुआ था, उससे बातचीत करने से इनकार हो गया। देखिए, रूस जब भी से गैस जाती है, यानी जब भी पाइपलाइन गुजरती है, तो जिन देशों से होकर वो गुजरती है उनको उनके गुजरने के लिए एक समझौते किए जाते हैं, है ना, और उनको शुल्क दिया जाता है। अच्छा खासा शुल्क भी मिलता था, लगभग $800 मिलियन या के आसपास जो है यूक्रेन को सिर्फ गैस पाइपलाइन जाने की वजह से जो है उसको किराया मिलता था। खैर, अब ऐसे में आवश्यक है कि ये आपूर्ति क्यों रोकी गई है, कौन से यूरोपीय देश प्रभावित होंगे और इससे क्या पूरी तरह से यूरोप को गैस आपूर्ति बंद हो गई है। तो ये सब प्रमुख पहलू को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूक्रेन होकर यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति क्यों रोक दी गई है। ये एक गैस लाइन जाती थी यूक्रेन से होके रूस से होके, रूस के साइबेरिया से होते हुए, यूक्रेन होते हुए आगे ऑस्ट्रिया से जाती थी और फिर आगे उधर स्लोवाकिया और मोल्डोवा तक जाती थी। तो उस गैस की लाइन जो है वो बनी थी, पाइपलाइन, वो 40 साल पुरानी थी और उसमें उसके पारगमन को लेकर रूस यूक्रेन के बीच समझौता रहता था। 2020 में भी एक समझौता किया गया था जो 5 साल के लिए था, 2025-24 लास्ट तक उसको चलना था। उस समझौते को लेकर युद्ध चल रहा है और युद्ध के दौरान जो है एक कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ था, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन उसके जरिए जो गैस सप्लाई हो उसका पैसा रूस को तब तक न दिया जाए जब तक जंग न चले। तो ऐसे में रूस क्यों गैस की सप्लाई करेगा। तो ये एक तरह से कहना है कि कान ऐसे न पकड़ना, ऐसे घुमा के पकड़ना है। तो एक तरह से वो जो है एक गतिरोध था और निश्चित रूप से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी किया कि अब बहुत समय हो गया है और अब इसमें कोई आगे नहीं है, और रूस ने भी इसको बंद कर दिया। और अंततः रूस यूक्रेन के बीच समझौता न होने के कारण 2020 में में हस्ताक्षरित समझौते को 5 साल समाप्त होने के बाद जो रूस की गैस की प्रमुख संस्था है या कंपनी है गैज़प्रोम, जो सप्लाई करती है, उसने 1 जनवरी 2025 के सुबह 8 बजे के बाद से गैस सप्लाई को बंद कर दिया और ये आपूर्ति रोक दी गई है। कौन से देश प्रभावित होंगे। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है 3 पूर्वी यूरोपीय देशों को होगा। उसमें से 3 प्रमुख हैं, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और मोल्डोवा। ऑस्ट्रिया को अपनी अधिकांश गैस यूक्रेन के माध्यम से ही रूस से प्राप्त होती थी। स्लोवाकिया को भी अपनी वार्षिक मांग का लगभग 2/3 गैस मिल रहा था। ऐसे में देखिए, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का कहना है कि इससे निश्चित रूप से यूरोप में गैस की कीमतें बढ़ेंगी। ये गैस पाइपलाइन से जो पूर्वी यूरोपीय देश जाते थे ऊपर के, तो उन्होंने बंद कर दिया था। और मोल्डोवा जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने इस गैस की कमी के कारणों को देखते हुए अपने यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी पहले से ही लगा रखी है। तो ये 3 प्रमुख देश हैं, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और मोल्डोवा, जिनको गैस से ये समस्या आ सकती है। अब ये प्रश्न है कि यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति क्या अब पूरी तरह से बंद हो गई है। तो जैसे देखिए कि जब यूक्रेन और रूस का फरवरी 2022 से युद्ध शुरू हुआ था, उसके पहले यूरोप से जो गैस सप्लाई रूस से जो यूरोप को गैस सप्लाई होती थी, वह पूरे यूरोप के आयात का 35% था। अब मात्र 8% रह गया है। और वो जो सप्लाई होती थी वो इस कुछ प्रमुख लाइनों के जरिए होती थी। एक तो नॉर्ड स्ट्रीम लाइन 1 और 2 होता था, ये बाल्टिक सागर के रूप से होकर जाता था, इधर जर्मनी आदि को सप्लाई करता था, इधर पिट्सबर्ग के पास से। यामल एक था, ये भी इधर से जाता था। और बाकी एक सोयूज और उपू वाला, ये यूक्रेन होके लाइनें जाती थी यहाँ से। और एक लाइन है ये ब्लू स्ट्रीम लाइन और टर्क स्ट्रीम लाइन, जो है ये तुर्की और इधर नीचे के देशों को जाता है। तो इसमें ये तो लाइन युद्ध होने के साथ साथ ही जर्मनी ने गैस वैस लेना बंद कर दिया, तो ये लाइन वाला तो पहले से ही गैस, इधर से जो गैस प्रमुख रूप से जाता था मेनली जर्मनी को, वो तो पहले से ही बंद था। ये लाइन 1 जनवरी से बंद हो गई।
1 जनवरी 2025 से ये लाइन भी बंद हो गई, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में समझौता नहीं हो पाया। हाँ, अभी ये नीचे वाली लाइन चल रही है, इन दोनों लाइनों से गैस जा रहा है, कुछ तुर्की को जा रहा है, कुछ और भी ईस्टर्न यूरोप के देशों को जा रहा है। तो देखिए, ये जो पहली 1 जनवरी को जो गैस रोकी गई थी, उसको ओरेंगाई पोम्परी उजगोरोड पाइपलाइन का अजीब सा नाम है, के जरिए जा रहा था। यह रूस के क्रुस्क क्षेत्र से सुदा शहर के माध्यम से साइबेरिया से गैस लाती थी, और इस पाइपलाइन से यूक्रेन से स्लोवाकिया तक जाता था, जहां से पाइपलाइन से चेक गणराज्य और फिर ऑस्ट्रिया जाने वाली शाखाओं में विभाजित हो जाता था। तो ये पाइपलाइन बंद हो गई है। एक अभी जो चल रही है वो गैस पाइपलाइन तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन बोलते हैं, जो बाल्टिक सागर से होते हुए, ब्लैक सागर से होते हुए तुर्की जाती है। इसमें तुर्की के लिए जाता है, और हंगरी और सर्बिया सहित मध्य यूरोपीय देशों को इससे सप्लाई हो रही है। ठीक है, फरवरी 2022 से इसके पहले जैसे बेलारूस के माध्यम से यमल यूरोप पाइपलाइन जा रही थी, और बाल्टिक सागर से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, इनसे जो है अब जाना पहले ही बंद हो गया है, क्योंकि जर्मनी ने गैस लेना रूस से बंद कर दिया था। तो ऐसे में अब मात्र केवल 8% जा रहा है, वह भी ये तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन, ये जो ब्लू वाली पाइपलाइन है नीचे वाली, इसी से जरिए गैस जा रहा है। और निश्चित रूप से इसका प्रभाव यूरोप पे पड़ रहा है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का खुद ही कहना है कि इसके जरिए जो है निश्चित रूप से यूरोप में गैस की कीमतें बढ़ेंगी। हालांकि यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि ये बहुत बढ़िया फैसला है, इसके जरिए रूस को ऊर्जा निर्यात में नुकसान होगा। अब भाई, रूस को मान लिया $5 अरब का गैस भेजता था, तो उसको नुकसान होगा, तो $1 अरब का तो यूक्रेन को भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूरोपीय देश, खासतौर से वो गरीब देश हैं, उतने अमीर देश नहीं पश्चिमी यूरोपीय देशों के तहत, उनकी स्थिति पहले से खराब थी, और इसी ठंड में उनके यहाँ गैस भी जाना बंद हो गया। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं रूस के राष्ट्रपति ने दिखाया भी है, रूस के राष्ट्रपति का कहना भी है कि भाई देखो, जिस यूक्रेन के लिए यूरोप के देश साथ खड़े हैं, उसी यूक्रेन ने इतने ठंड में गैस पाइपलाइन बंद कर दी, ताकि वो ठंड से उनके लोग परेशान हो सके। तो एक तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक और भी मुद्दा है, तो इसको देखा जाएगा। आइए देखते हैं भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट। देखिए, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती है जो पूरी दुनिया के देशों के साथ है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसी जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, संधि है। उसके तहत जो है विकासशील देशों के लिए ये दायित्व है कि हर वो 2 साल में, पेरिस एग्रीमेंट के बाद, कि हर वो 2 साल में अपने एक द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रकाशित करें, जिसमें वो बताएं कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का उनका कितना आंकड़ा है, कितना उत्सर्जन किया है, किन क्षेत्रों में कितना उत्सर्जन किया गया है, कितना जो उनका एनडीसी है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं, उनके यहाँ पे जो अपने यहाँ पे जो सुधार कर रहे हैं, या नवीन प्रौद्योगिकी ला रहे हैं, या ग्रीन प्रौद्योगिकी को लेकर जो है उनमें क्या मदद की आवश्यकता है, क्या कमी है, ये सारी पहलू जो है इस रिपोर्ट में मांगा जाता है, उसमें दिया जाता है। और भारत सरकार ने 30 दिसंबर को यूएनएफसीसी का भी ये रिपोर्ट दिया है, और पीआईबी पे अभी हाल ही में इसको लेकर ये था। तो आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में क्या मामला है। देखिए, चर्चा में क्यों है, तो देखिए, अपने वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में भारत ने हाल ही में अपनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सूची और उत्सर्जन को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण देते हुए अपनी नवीनतम रिपोर्ट BUR यानी बायनियल अपडेटेड रिपोर्ट 4 को यूएनएफसीसी को सौंपा है। इसमें जो प्रमुख बात कही गई है कि जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता इसमें जो है 2005 और 2020 के बीच में 36% कम हो गया है 2005 के स्तर पर। हमने जो है पहले एनडीसी के तहत इसके लिए लक्ष्य रखा था कि हम जो है 30% तक, जो 35% तक कम करेंगे, जो कि अब ये उससे ज्यादा हो गई है। तो हमने 2022 में, हालांकि इसके पहले ही 2022 में हमने अपने लक्ष्य को बढ़ा के जो है वो 2030 तक हमने जो है 45% कर दिया है, और हम उसी दिशा की तरफ चल रहे हैं। और इससे जुड़े हुए अन्य स्रोतों और जलवायु लक्ष्यों पर भी विस्तृत विवरण इसमें दिया गया है। द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट क्या होती है, तो देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाइयों के प्रति अपने प्रयासों के लिए एक रिपोर्ट देना होता है। ये पेरिस संधि के तहत दायित्वों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट या BUR रिपोर्ट कहा जाता है।
इसमें क्या देखा जाता है? जलवायु, सामाजिक आर्थिक कारकों, वानिकी के साथ साथ देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों का अवलोकन, साथ ही राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, उनके स्रोतों, प्राकृतिक सिंक की विस्तृत सूची इसमें शामिल की जाती है। क्या प्रयास किया जा रहा है उत्सर्जन को रोकने के लिए, उसके लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, उन कार्यों को मापने के तरीके के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश को क्या वित्तीय सहायता मिली है, तकनीकी या क्षमता निर्माण समर्थन की जानकारी और उससे जुड़ी कोई चुनौती होती है तो उसे इसमें दिया जाता है। उत्सर्जन सूची पर अगर इस रिपोर्ट की बात देखें, BUR-4 जो भारत की रिपोर्ट दी गई है, ये चौथी रिपोर्ट है, तो इसमें देखिए 30 दिसंबर को ये दिया गया है और इसमें ये कहा गया है कि एनडीसी के हिस्से के रूप में 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। हालांकि पहले हमारा तो 35% था, लेकिन 45% बाद में हमने अद्यतन वाले में कर दिया है। और हम देखा जाए तो 2005 से 2020 के बीच में हम 2005 के स्तर में 36% की हमारी उत्सर्जन तीव्रता कम हुई। उत्सर्जन तीव्रता क्या होता है कि जीडीपी की एक इकाई के उत्पादन के लिए जितना पहले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता था 2005 में, अब उसमें हमने 36% कमी कर दी है। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया गया है। और क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि भारत का कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 29,5959 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकल्य है और इसमें से वन्य क्षेत्र और भूमि संसाधनों के अन्वेषण के बाद मात्र 2,437 मिलियन टन कार्बन इक्विवेलेंट रह गया है। और इस तरह से देखा जाए तो 2019 की तुलना में 7.93% की गिरावट आई है, जबकि 1959 में इसमें 98.34% की वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी चूंकि सिंह के बाद देखा जाए तो 2019 की तुलना में हमारे लिए ये गिरावट हुई है। और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है उसमें मुख्य योगदानकर्ता में कार्बन डाइऑक्साइड है, पशुओं से निकलने वाला ग्रीन जो है मीथेन है और एल्युमिनियम और सीमेंट उत्पादन में वृद्धि इसके लिए है। इसके आंकड़ों में बता रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है उसमें 80% योगदान, 80% से ज्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। मीथेन जो कि पशुओं से निकल रहा है, पशु और कृषि से, वो 13.32% है। नाइट्रस ऑक्साइड 5.13% है और अन्य ये इसके लिए योगदान करता है। अगर देखा जाए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा क्षेत्र है तो ऊर्जा क्षेत्र है 75.66% और इसमें से अकेले बिजली क्षेत्र 39% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। यानी ओवरऑल जितना उत्सर्जन है उसमें 39% बिजली है और ओवरऑल ऊर्जा पर जो है 75.66 है, यानी देखा जाए तो तकरीबन 36.66% अन्य जो ऊर्जा के संसाधन है उनमें हमारा उत्सर्जन हो रहा है। कृषि क्षेत्र से 13.72% उत्सर्जन का योगदान है। औद्योगिक प्रक्रिया उत्पाद का और अपशिष्ट क्षेत्र का 8.6 और 2.56 का योगदान है। भारत की जलवायु प्रतिबद्धता के बारे में ये क्या कहता है, तो ये देखिए हमने एनडीसी 2022 में अपना अपडेट किया था पेरिस एग्रीमेंट के तहत, उसके पहले ही हमने 2021 में नेट जीरो 2070 अपना कर रखा है। इसमें बताया गया है कि कौन सा हम एनडीसी के लेकर क्या 3 प्रमुख उपलब्धियां हैं उसको इस रिपोर्ट में बताया गया है, जिसमें से जो अभी पहले बताया कि हमारी उत्सर्जन तीव्रता 2005 से 2020 के बीच 36% की कमी आई है और हमने 45% का लक्ष्य रखा है। तो एक 45% की लक्ष्य हमने 2030 तक रखा है और हम 36% तक पहुंच गए हैं। 2024 तक स्थापित बिजली क्षमता उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान 46.52% है। हमने 2030 तक के लिए ये 50% का लक्ष्य रखा है, जिसके काफी हम करीब पहुंच चुके हैं। और नवीकरण ऊर्जा की स्थायी कुल क्षमता जल विद्युत सहित 203 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत का वन और वृक्षावरण, जैसा कि अभी हमने बताया कि रिपोर्ट आई है जो वन स्थिति रिपोर्ट, उसमें बता रहा है कि 25.17% है और भारत ने 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षारोपण के माध्यम से 2.5 अरब टन कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा है, जिसमें हमने 2.29 अरब टन कार्बन इक्विवेलेंट का पहले ही यह हासिल कर लिया। 2.5 से 3 अरब टन है तो हमने 2.29 अभी कर लिया है, अभी काफी समय है, इसलिए हम इस पर बेहतर स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। साथ ही में एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि एक पैट योजना, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना 2011 में लाई गई थी। उसके बाद से 2012 से चरण करके कई सारे क्षेत्रों में कई सारा हमने ऊर्जा की बचत की है, वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी लिख दिए हैं।
जलवायु अनुकूल विकास के लिए भारत की क्या तकनीकी जरूरत है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने इसमें यह भी बताया है कि हमें क्या चुनौती आ रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो देखिए कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से हम काफी प्रभावित हैं, इसे उसे कार्बन विकास और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूल होने के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि काफी हद तक भारत अपने घरेलू संसाधनों पर निर्भर है और धीमी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा के कारण बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे बाधाएं प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बाधा पहुंचा रही है। जैसे इसमें देखा जाए तो अब ऊर्जा क्षेत्र को लेकर भारत बता रहा है कि अल्ट्रा कुशल फोटोवोल्टिक सेल हो या उन्नत फोटोवोल्टिक सेल हो, फ्लोटिंग विंड टरबाइन हो या भूतापी प्रौद्योगिकी शामिल है। इनके में प्रौद्योगिकी को लेकर ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन सारी चुनौतियों के कारण कहीं ना कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में हमें समस्या आ रही है। औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट, लोहा और इस्पात ये वो क्षेत्र हैं जिनको आप कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बन उत्सर्जन से पूरी तरह से मुक्त नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनमें जरूरत पड़ती है कार्बन की, कोयले की या कार्बन डाइऑक्साइड की, उनका उत्सर्जन होगा ही होगा। तो उसके लिए क्या है कि कार्बन स्टोरेज एंड कैप्चरिंग प्रौद्योगिकी जो कि यूरोपीय देशों के पास या अमेरिका के पास है, लेकिन उसके संसाधन हमको नहीं मिल रहे हैं, ये बात भारत इसमें कह रहा है। साथ ही साथ सौर और पवन ऊर्जा संचालित विलवणीकरण या डिस्टिलाइजेशन वाला जो प्लांट है, जो कि सूखा के क्षेत्रों में पानी के लिए उपलब्ध करा सकता है पेयजल, उसमें दिक्कत आ रही है। ये सारी बातें इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ऐसे में ये हमारा आज का जो टुडे एनालिसिस है, इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे, जहां से आप जाके देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।